सन 1918 में पहली जंग अजीम ख़त्म होती है और सल्तनत उस्मानिया जो है इस दफ़ा शिकस्त का शिकार होती है। और जिस तरह के अमूमन होता है, जो साइड जीतती है वो ही आगे डिसाइड करती है कि क्या होगा। और इस केस में वो साइड होती है ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियंस की, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमने सल्तनत उस्मानिया को काट कूट के आपस में बांट लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा एंड खुशामदीद टू तारीखी टेल्स। ये कहानी है उन इमीडिएट इवेंट्स के बारे में जो कि हुए थे पहली जंग अजीम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, जिनकी बदौलत इसराइल और फ़लस्तीन दोनों बने। इस मामले में जो मेजॉरिटी फ़ैसले लिए गए थे वो थे सैन रेमो नामी एक शहर में जो कि इटली में वाक़ है। इसी कॉन्फ्रेंस में लीग ऑफ नेशंस देता है ब्रिटेन को द मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। अब ये क्या है, राइट? मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन एक फैंसी टर्म है जो कि बेसिकली जो वो पहले से करते आ रहे थे, कब्ज़ा करके ऊपर हुक्मरानी करना, उसी के बारे में, बट लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से। वो ये कह रहे थे कि ब्रिटेन के अंडर हम ये एरियाज़ दे रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के, और क्योंकि ये एरियाज़ टेक्निकली बेबी स्टेट, इनको नहीं पता कि अपनी हुक्मरानी खुद कैसे करें, तो जो ब्रिटिश हैं ये लोग डिसाइड करेंगे कि इनकी मदद करेंगे, और जब इनको लगेगा कि ये इस लायक बन गए हैं कि अपनी हुक्मरानी खुद कर सकते हैं, तो फिर ये आज़ाद होंगे और ये अपने आप को खुद देखें। ब्रिटिश के अंदर वो एरिया आता है जिसको हम आज कहते हैं फ़लस्तीन। इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली के प्राइम मिनिस्टर्स ने अटेंड किया था, और इनके साथ साथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि थे बेल्जियम से, ग्रीस से और जापान से भी। लेकिन इस मीटिंग ना तो कोई तुर्क था ना ही कोई अरब, जबकि इन्हीं के ज़मीनें और इन्हीं के खित्ते थे जिनका यहाँ बंटवारा डिसाइड हो रहा था, और इन्हीं के लोग थे जो वहाँ रहते थे उन ज़मीनों पे अब तक, राइट? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अरबी और वो तुर्क जंग हार गए थे तो ठीक है, वो क्या चाहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पहली बात, क्योंकि वहाँ वही लोग रहते हैं तो फ़र्क तो पड़ता था। अरबी जो थे वो एक्चुअली ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे, उन्होंने ब्रिटिश की मदद की थी ऑटोमन एम्पायर को हराने में, और इस सब में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं हुसैन इब्न अली, जो कि उस टाइम के थे अमीर ऑफ मक्का। अब जो अमीर ऑफ मक्का था सल्तनत उस्मानिया में, उसके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ताकत थी, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और सारी अरबी बोलने वाले खित्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने साथ मिल के बगावत की ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, और उन्होंने ब्रिटिश की मदद की जंग जीतने में। इस सब के बावजूद उनको वो आज़ादी नहीं दी गई जो उनसे वादा की गई थी। और मज़े की बात, इस वादे की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है। जुलाई 1915 से लेके मई 1916 तक ये हुसैन इब्न अली अमीर ऑफ मक्का और सर हेनरी मैकमोहन, जो कि थे उस वक्त हाई कमिश्नर ऑफ कायरो, और ब्रिटिश की तरफ से उनका पूरा इन्फ्लुएंस था एरिया के ऊपर, उनके बीच में तब्दील होते हैं कुछ 10 ख़त। अब उन ख़तों के अंदर ये जो अमीर ऑफ मक्का है ये अपनी शर्तें लिखता है कि भी हमें ये चाहिए, ये खिता जो है ये अरबी उसमें आता है। और जो सर हेनरी मैकमोहन है वो अक्टूबर 24, 1915 में लिखे गए अपने ख़त में कहते हैं कि हम रिकग्नाइज़ करेंगे और सपोर्ट करेंगे इन अरब स्टेट्स को, जो कि आप कह रहे हैं कि कम्प्लीटली अरब हैं और आपकी टेरिटरीज़ का हिस्सा हैं। इंग्लिश में वो बेसिकली कहता है to recognize and support the independence of the Arabs within the territories proposed by him. अब जिन टेरिटरीज़ की बात हो रही है उनके बारे में भी ख़त में लिखा हुआ था। वो टेरिटरीज़ इंक्लूड करती हैं अरेबियन पेनिनसुला, सीरिया, और उस ज़माने में सीरिया का ही हिस्सा थी आजकल का फ़लस्तीन, लेबनान और ट्रांस जॉर्डन। साथ ही साथ इराक़ भी एक प्योरली अरबिक स्टेट के अंदर आता था, और उस ज़माने में उसको मेसोपोटामिया कहते थे। तो ये सारे खित्ते जिनकी मैंने भी आपको बताया है, ये सर हेनरी मैकमोहन एग्री करते हैं हुसैन इब्न अली के साथ कि जी आप हमें सपोर्ट करें तो हम आपको मदद करेंगे इन खित्तों को कम्प्लीटली अरब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने में। लेकिन टर्न्स आउट उस ज़माने में ब्रिटिश ने एक्चुअली 19 डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ इन सपोर्ट ऑफ द वॉर, और वो ये कह रहे होते हैं कि और हर एग्रीमेंट में फ़र्क चीज़ पे एग्री किया होता है। इनमें से एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जो कि 1916 में साइन होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। रशियंस जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं होते, उनको पता होता है इस एग्रीमेंट का, और वो कहते हैं ओके सही है। इस एग्रीमेंट का नाम होता है साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत ये नक्शा बन के सामने आता है। एग्रीमेंट के बकौल जो सारा ब्लू हिस्सा है वो फ्रांस के हिस्से में आता है, जो रेड एरिया है वो ब्रिटानिया के हिस्से में आता है, और इन जगहों पे इनकी मर्जी है कि किस तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी हुक्मरानी दिखाएं
اور जिस तरह भी ये समझें वो उनको रूल करें, और जब इनको लगे कि हाँ ठीक है वो अरबी स्टेट्स को आज़ादी दे दें। लेकिन क्योंकि ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था, अरबियों को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके दिमाग में वो ऑलरेडी डील कर चुके हैं ब्रिटिश के साथ और ये ऐसे ही पूरी होगी। जबकि वैसे साइड नोट, अगर वो हिस्ट्री पढ़ लेते, बमुश्किल ही कोई एग्रीमेंट है जो ब्रिटिश ने आज तक की हो और उस पर पूरे उतरे हों। इस पर मैं कभी एक्चुअली दिल करता है एक वीडियो बनाऊँ बाद में कभी। इनको कब पता चलता है इस एग्रीमेंट के बारे में? तकरीबन साल बाद, नवंबर 1917 में, जब ये एक रशियन पेपर में पब्लिश हो जाती है, तब इनको पता चलता है कि ओ हमारे साथ तो धोखा हो गया। और साथ ही साथ नवंबर 2, 1917 में एक और डिक्लेरेशन भी सामने आती है ब्रिटिश की तरफ से, और यही डिक्लेरेशन है जो कि बायस बनती है इजराइल की तख्लीक का, और इसे कहते हैं द बेलफोर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन की खास बात यह है कि ब्रिटिश ने एक बहुत कंफ्यूजिंग लफ्ज़ों में लिखी होती है कि कोई एग्जैक्ट और डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, हर चीज़ समझने से ताल्लुक़ रखती है, और किसी भी जो फ्रेज़ होता है उसके 2-3 मतलब बन सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक मतलब नहीं है। इसराइल के बारे में जो एग्जैक्ट वर्डिंग इसमें इस्तेमाल की जाती है वो इंग्लिश में होती है, और वो ये थी कि ब्रिटिश बेसिकली वादा करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे इस्टेब्लिश करने में नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल, और ये ज़ाहिरी बात उन्होंने करना था इस्टेब्लिश फ़लस्तीन के एरिया में। और इसी डिक्लेरेशन का एक्चुअली एक और हिस्सा भी होता है, वो कहता है कि नथिंग शैल बी डन विच मे प्रेजुडिस द सिविल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन जूइश कम्युनिटीज़ इन पैलेस्टाइन। अब इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे और लोग रहते हैं और वो जूइश नहीं हैं और वहाँ पहले से रहते हैं, उनके राइट्स और उनकी हर चीज़ प्रोटेक्ट होगी और उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियरली ब्रिटिश अपनी डिक्लेरेशन के सेकंड हिस्से को कम्प्लीटली इग्नोर कर जाते हैं आगे आने वाले सालों में, और द रीज़न इसराइल बन पाया इज़ बिकॉज इस डॉक्यूमेंट में बहुत वेग वर्डिंग थी। आज तक हिस्टोरियंस और इवन पॉलिटिशियंस वगैरह ये बात करते हैं कि जो वर्डिंग है अ नेशनल होम, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। वो फ़लस्तीन के अंदर भी रह सकते थे एज सिटीजन्स, और वो एक अलग स्टेट भी बना सकते थे, लेकिन ब्रिटिश ने जानबूझ के उस वक्त ये चीज़ क्लियर नहीं की ताकि एक रास्ता खुला रहे, आगे वो जो भी चाहें उस हिसाब से डेवलपमेंट होती जाए। तो इस तरीके से बुनियाद रखी गई थी आजकल के इसराइल की, और यहीं से बुनियाद रखी गई थी इसराइल फ़लस्तीन जंग की। अगर आप और वीडियोस जानना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।